कभी सोचा है कि एक बादशाह की नज़र इतनी पैनी हो सकती है कि वो एक ही तस्वीर में ये बता दे कि कौन सा हिस्सा किस पेंटर ने बनाया है? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। और आज हम बात करने वाले हैं मुगल चित्रकला के उसी सुनहरे दौर की। सीधे शब्दों में कहें तो जहांगीर का जो समय था, उसे ही मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना? इसके पीछे एक बादशाह का जुनून है, उसकी कमाल की समझ है और उस दौर के बेमिसाल कलाकारों की एक पूरी कहानी है। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? ऐसा क्या खास था जहांगीर के दौर में कि इतिहास उसे आज भी स्वर्णयुग कहकर याद करता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आइए इस गोल्डन एज की कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जहांगीर के समय में मुगल पेंटिंग अपने पीक पर पहुंच गई थी। मतलब क्या तकनीक, क्या पेंटिंग के सब्जेक्ट्स और क्या कलाकारों का हुनर, हर लिहाज से ये कला अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर थी। और इस कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थे, वो थे खुद बादशाह जहांगीर। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि कैसे एक बादशाह के पर्सनल इंटरेस्ट ने आर्ट की पूरी दुनिया ही बदल दी। और उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, कुशल पारखी। इसका मतलब बस ये नहीं कि वो आर्ट को सपोर्ट करते थे या पैसा देते थे। नहीं, वो कला को समझते थे, उसकी एक एक बारीकी को पहचानते थे। वो सिर्फ एक शहंशाह नहीं, बल्कि एक असली एक्सपर्ट थे। और यहीं से सारा खेल बदल गया। अच्छा, उनकी एक्सपर्टीज किस लेवल की थी, इसका अंदाजा लगाइए। जहांगीर का ये दावा था कि अगर एक पेंटिंग को कई कलाकारों ने मिलकर बनाया हो, तो वो बता सकते थे कि भाई चेहरा किसने बनाया है, आंखें किसने बनाई हैं और बाकी हिस्सा किसने। ये सिर्फ शौक नहीं था, ये एक जीनियस की नज़र थी। अब सोचिए, जब राजा खुद इतना बड़ा एक्सपर्ट हो तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये हुआ कि कला ने वो तरक्की की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। खास तौर पर चीजों को हूबहू मतलब रियलिस्टिक तरीके से दिखाने पर जोर दिया जाने लगा। हाँ, जो पारंपरिक सब्जेक्ट्स थे वो तो चल ही रहे थे, जैसे शिकार के सीन हो गए, जंग के मैदान हो गए या फिर शाही दरबार की रौनक। लेकिन असली बदलाव जो आया वो था रियलिज्म पर फोकस। अब पेंटिंग्स में सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि जानवरों और पक्षियों पर भी खूब ध्यान दिया गया। मतलब चित्रकला अब सिर्फ कहानी नहीं कह रही थी, वो तस्वीरों में जान डाल रही थी। और ये तो जाहिर सी बात है कि जब जौहरी इतना बड़ा हो तो हीरे भी तो एक से बढ़कर एक होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं जहांगीर के दरबार के उन उस्ताद कलाकारों से जिन्होंने इस गोल्डन एज को हकीकत बनाया। सबसे पहले बात करते हैं अबुल हसन की। जहांगीर इनसे इतने खुश थे कि उन्हें खिताब दिया नादिर उद ज़मा। इसका मतलब होता है वंडर ऑफ द एज। सोचकर देखिए, किसी कलाकार को युग का आश्चर्य कहा जा रहा है। फिर आते हैं उस्ताद मंसूर। इन्हें मिला नादिर उल असर का खिताब, मतलब जिसकी बराबरी न की जा सके। और इनकी खासियत थी नेचर। ये पशु पक्षियों की ऐसी तस्वीरें बनाते थे मानो वो अभी बोल पड़ेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ इन दो दिग्गजों की नहीं है। जहांगीर का दरबार तो जैसे कलाकारों की एक पूरी गैलेक्सी था। फरूक बेग, बिशन दास, आका रिजा, मोहम्मद नादिर, मनोहर गोवर्धन, कितने ही नाम हैं। हर कलाकार का अपना एक अलग अंदाज था और इन सब ने मिलकर उस दौर को सुनहरा बनाया। तो हमने बात की बादशाह की, कला में हुई तरक्की की और कलाकारों की। अब इन सारी कड़ियों को जोड़ने वाला एक पक्का सबूत देखते हैं जो इस गोल्डन एज की कहानी बयां करता है। और देखिए, इस गोल्डन एज का इससे बड़ा सबूत क्या होगा। जहांगीर के सबसे चहेते कलाकार अबुल हसन ने उनके गद्दी पर बैठने का एक चित्र बनाया और वो पेंटिंग जहांगीर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजू के जहांगीरी के मेन पेज पर लगवा दिया। सोचिए, एक पेंटिंग को अपनी पूरी जिंदगी की किताब का कवर बनाना। इससे पता चलता है कि आर्ट की क्या जगह थी उस दौर में। तो कुल मिला के कहानी क्या है? एक पारखी बादशाह, बेमिसाल कलाकार और कला को मिलता सबसे ऊंचा सम्मान। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, तब जाकर एक स्वर्ण युग बनता है। और ये सारी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि किसी भी दौर में कला को दिया गया संरक्षण इतिहास पर कितना गहरा असर डालता है। जहांगीर के मामले में तो हम देख ही रहे हैं, इसने एक ऐसी विरासत तैयार की जिसे हम सदियों बाद भी याद कर रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?